वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अनवर इकबाल साहब से और अदील मलिक साहब से। ये बताइएगा कि क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग्स का इशू तो जो है सो है, अब मगर ये जो अब आप कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम फिर ये अब एक्सेप्ट कर लें या अज्यूम कर लें कि जो वेनेजुएला की इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया है, वो ताउन करेंगे वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन से? क्योंकि उनसे जो इस वक्त बयानात सामने आ रहे हैं उनसे तो ऐसा नहीं लग रहा। और क्या जो वेनेजुएलन मुआशरा है वो इस किस्म के ताउन को एक्सेप्ट कर लेगा खामोशी से? देखें, कुछ लोग मज़ाहमत करेंगे, लेकिन आपने देखा कि ऑलरेडी कुछ लोग इसको रिजॉइस भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी मिला-जुला रद्द-अमल है, कुछ कर लेंगे इसको। रही बात कि ताउन की, तो उसपे कल कई इंटरव्यू दिए इनके जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, रूबियो साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर नहीं करेंगे तो हम किसी और को ले आएँगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम बराह रास्त मुलव्विस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो हमारे साथ काम करने को तैयार हैं, हम उनको आगे लाएँगे। तो ये कोशिश इनकी यही होगी कि इनको लोग वहाँ से मिल जाएँ, उनके साथ मिल के काम करें। जो सदर ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो बात की थी कि हम बराह रास्त हुकूमत करेंगे, मेरा नहीं ख़्याल कि अमरीकी बराह रास्त हुकूमत करना चाहेंगे, वो इन जी, वेनेज़ुएलियंस को ऊपर लाएँगे। बिल्कुल सही। अदील साहब, ऑब्वियसली अब वेनेजुएला में जिस तरह हालात अब सामने आएंगे वो तो हम देखेंगे, मगर अब क्योंकि ग्रीनलैंड का भी बहुत जिक्र हो रहा है, तो अब यूरोप किस तरह इस सारे मामले को देख रहा है? क्योंकि वहां से भी हमने देखा कि मिला जुला रद्द अमल आया। हर किसी ने तनकीद का निशाना अमेरिका को वेनेजुएला पे भी नहीं बनाया, और ग्रीनलैंड पे भी वो कोई खास जरूरी नहीं है कि हर मुल्क से एक कोई, जैसे हम कह सकते हैं, एक वार्निंग आई हो या उन्होंने अमेरिका को ये कहा हो कि बस अब यहाँ रुक जाएं। देखिए, जिस तरह अमेरिका में एक ख़ास तरह की तकसीम है, उसी तरह यूरोप में भी ये तकसीम है। यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो वेनेजुएला की हुकूमत को ख़ास पसंद तो नहीं करते थे। लेकिन आपने उनके रिएक्शन में देखा होगा कि उन्होंने एक तरफ ये बात की कि अच्छी ट्रांजिशन हो, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल लॉ की बात की। अंदर खाने जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है वो ये कि यूएस को वो एक अनरिलायबल पार्टनर के तौर पे देखना शुरू हो गए, और यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल पॉलिसी एलीट्स जो अशराफिया है, वो सोच रही है कि आपने सारे जो अपने अंडे हैं वो अमरीकी बास्केट में रखे हुए हैं, उसके साथ ख़ास तरह की को डिपेंडेंस है। यूरोप की अपनी पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी तो ये नए साल का आगाज़ है और अभी छुट्टियों पे है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ही यूरोपियन यूनियन का इजलास होता है, लोग इकट्ठे आते हैं, तो यहाँ पे ये बात शुरू हो गई है कि आपको यूरोप को नॉट एज एन अपेंडेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बल्कि खुद एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक के तौर पे भी कोई थिंकिंग, सिक्योरिटी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये इस वक्त खासी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है, और बिल्कुल ये बाद अज़ कयास नहीं होगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे भी हमला कर दे या और इस तरह की स्टेप्स ले ले कि जो यूरोप की और अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म अनरिटन एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको उसके खिलाफ जाए। तो यूरोप में ये आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल में चंद दिनों में ये मजीद आप ऑपेड्स देखेंगे अब अजीत साहब, टेलीविजन माफ पे। करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ सर। आवाजें तो आ रही हैं, मगर ऑब्वियसली एक जो साथ में बहस भी हो रही थी कि डिफेंस बजट बढ़ाएं, अपनी फौजें जो हैं उनको मजबूत करें। कितना आसान या मुश्किल होगा ये यूरोपियन ममालिक के लिए, क्योंकि अब 75 साल हो गए हैं कि वो इस हम कह सकते हैं कि अगर ये जो जंगी रिवायत है इससे सारा मुआशरा ही बहुत दूर रहा है उनका। इसमें बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें तो वक्त लगेगा, ये एक दो दिन की बात नहीं। यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 5 से 10 साल से पहले आप उस लेवल पे नहीं आ सकते। अभी तो उन्होंने सिर्फ बजट्स इन्हांस किए, लेकिन वो बजट्स जो हैं वो जब ट्रांसलेट होते हैं एक्चुअल डिफेंस कैपेबिलिटी में, उसमें तो खासा वक्त लगता है। तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। बिल्कुल सही। जी अनवर साहब, अब ये बताइएगा सर, क्योंकि ग्रीनलैंड का जिक्र जैसे अदील मलिक साहब ने भी किया, सदर ट्रंप खुद भी कर चुके हैं, मगर साथ में कोलंबिया के हवाले से भी उन्होंने बयानात दिए हैं। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट, स्पेशली जब आप ये कहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, तो अगर ग्रीनलैंड पे नजर है तो व्हाट आर दी ऑप्शंस? ग्रीनलैंड में तो बूट्स मौजूद हैं,
अमरीकी फौजी अड्डे हैं वहाँ, और ग्रीनलैंड की मुकम्मल आबादी कितनी है? 1 लाख से भी कम है मेरा ख़्याल है। 55,000 लोग रहते हैं। वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिका में इसका रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ होगा। आप ज़हन में रखें कि नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है, जो कि जहाँ के लोग अमेरिका में भी अमेरिकन एलीट का हिस्सा है, अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, उनका रिएक्शन बहुत नेगेटिव होगा। और मैं नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से ग्रीनलैंड पे हमला करके कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो कुछ डेनमार्क से बातचीत के ज़रिए ही रास्ता निकालेंगे, क्योंकि उसको अमेरिका में बहुत नापसंद किया जाएगा। वेनेज़ुएला के बारे में जो यहाँ तासुरात थे बहुत गलत थे। आम लोग ये समझते थे कि वहाँ से भेजे जाते ड्रग आती है, वहाँ से गैंग्स आते हैं, और गैंग्स का तो यहाँ आए दिन खबरें आ रही होती हैं वेनेज़ुएलन गैंग की। वहाँ आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आप सामने से लाइट मारते हैं, सही। अगर आपने जवाब में लाइट मारी तो ये भी हुआ कि उन्होंने गाड़ी रोक रोक के आपको कत्ल कर दिया। तो वो उस तरह का। लेकिन जो इनका डेनमार्क को तो बहुत, जो यूरोप के वो ममालिक जिनको अमेरिका में बहुत अच्छा समझा जाता है, उनमें डेनमार्क शामिल है। तो मैं नहीं समझता बिल्कुल कि वो ठीक। इतनी आसानी से ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे। अदील साहब, वेरी क्विकली सर, वक्त जरा कम है, ये बताइएगा कि अब क्या अमेरिका की ये इस तरह के जो हमले हैं वो जारी रहेंगे, और इस देयर जिसको हमने माजी में तारीख में देखा, एक सुएज कनाल मोमेंट आया था बरतानिया के लिए, और उसके बाद दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया। कोई ऐसा मौका आप अमेरिका के लिए भी देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है। जो आप सोशल साइंस की बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी ऐसी जब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है और बड़ी पावर्स की जो ताकत में कमी वाक़ई होती है, तो उनका फिर आखिरी हरबा होता है कि वो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स के थ्रू वो अचीव नहीं कर सकते जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो फिर नेकेड पावर यूज़ करना पड़ती है। लेकिन उस नेकेड पावर के यूज़ करने से जो लेजिटिमेसी डेफिसिट है, वो भी फिर उसको एड्रेस करता है। क्योंकि यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में एक बड़ा तबका है कि जो ये कह रहा है कि भाई आज आपने वेनेजुएला पे हमला कर दिया, आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, उसके बाद कल चाइना हांगकांग पे हमला कर दे, कोई और मुल्क रशिया यूक्रेन के लिए वही अरेंजमेंट कर दे, तो कहाँ पे बात ख़त्म होगी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो एक ख़ास स्टेट ऑफ नेचर है कि जिसमें हायरार्की तो है इंटरनेशनल, वो टूट रही है, तो फिर यू आर मूविंग टूवर्ड्स ए वर्ल्ड ऑफ एनार्की, कि जिसमें जो ताकत जिसके पास है वही उसकी फाइनल रेजोल्यूशन है, आप रूल्स के ऊपर नहीं रिलाय कर सकते। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा आलमी निज़ाम जो पिछले 30-40 सालों पे खड़ा था, वो अब टूट फूट का शिकार है, और उसमें ज़ाहिर है तब्दीली आएगी, और उसका अमेरिका के ऊपर भी असर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो कयासराई हो रही है हुकूमत की इकोनॉमिक टीम के हवाले से।